Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to learn about Mendel's principle of inheritance, जो उन्होंने बहुत सारे लॉज दिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के बाद। और इस वीडियो में हम लोग बहुत सारे क्रॉसेस देखेंगे जो मेंडल ने किए थे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस किस तरह से हुए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो उन्होंने लॉ दिया था वो क्या था। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है, in a cross of parents that are pure, that means monohybrid, for contrasting traits, only one form of the trait will appear in the next generation. Offspring that are hybrid for a trait will have only the dominant trait in the phenotype. अगर इनको इसको अगर हम अदर वर्ड्स में देखें सिंपली, तो दिस लॉ स्टेट्स दैट वन फैक्टर इन अ पेयर मे एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड प्रिवेंट एक्सप्रेशन ऑफ द अदर. द फैक्टर दैट expressed itself was described by Mendel as dominant factor and the unexpressed one as recessive factor. तो मैंने लास्ट के वीडियो में ही बोला था कि डोमिनेंट एंड रेसेसिव में डिफरेंस क्या है। डोमिनेंट दैट मीन्स वो कैरेक्टर जो अपने आप को शो करता है। एक्सप्रेसिव वन इज कॉल्ड डोमिनेंट, एंड जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है अब वो क्या होता है, रेसेसिव। तो फर्स्ट जो लॉ था वो मेंडल का, उन्होंने यही दिया था कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स के बाद ऑफस्प्रिंग में जो आता है, जितने भी कैरेक्टर्स जो आते हैं ऑफस्प्रिंग में, उनमें वही कैरेक्टर शो होते हैं जो डोमिनेंट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे रही हूँ, लाइक एक मैंने टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया, ये है पेरेंट्स, ये है पेरेंट्स। पेरेंट्स का मैंने यहाँ जो कॉमन हम लोग ले सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। जो F1 जनरेशन आया था मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में, उसमें सारा जो टॉल प्लांट था वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था। ओके, सो एक कैपिटल टी स्मॉल टी। तो हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं ये बोल रहे हैं कि ये प्लांट डॉर्फ है, स्मॉल टी को बेस लेकर इम्पोर्टेंस देकर हम लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये डॉर्फ प्लांट है? क्योंकि ये रेसेसिव कैरेक्टर है, और रेसेसिव कैरेक्टर अपने आप को तभी शो करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, एक ही कैरेक्टर दोनों एलील्स में प्रेजेंट हो। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल टी अपने आप को शो कर रहा है, ये टॉल प्लांट है। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है। अगर हम लोग इसको सेल्फिंग करा दे, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही फिर से सेल्फिंग करा दे, और यहाँ पे गैमेट्स में लिखी हूँ पनेट स्क्वायर में। आई होप कि आप लोगों को कैलकुलेट करना आ गया हो कि किस तरह से पनेट स्क्वायर में इन गैमेट्स को अलग अलग बांटा जाता है। ये मैंने गैमेट्स अलग अलग कर लिए हैं, और उनकी जो ट्रेट्स हैं, एलील्स हैं, उनको भी मैंने मिलाकर यहाँ दिखाया है। तो हमने यहाँ पे एक रिजल्ट क्या पाया है, कैपिटल टी होमोजाइगस कंडीशन वाला, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो है हमारे पास, और स्मॉल टी। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर फिनोटिपिकली बोला जाए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास 3 टॉल प्लांट है ना, और एक डॉर्फ है। डॉर्फ क्यों? क्योंकि वो रेसेसिव है, और रेसेसिव कंडीशन में भी वो होमोजाइगस कंडीशन में है। यहाँ आगे लिखा भी है, ऑल्सो द रेसेसिव ट्रेट फ्रीली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ द डोमिनेंट स्टेट। ओके, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट वाला कैपिटल टी यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दोनों क्या है, स्मॉल टी है, होमोजाइगस कंडीशन है, इसलिए वो अपने आप को शो कर रहा है। नेक्स्ट लॉ अगर देखा जाए तो है लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा ट्रिकी नहीं है। इसे हम पढ़ते हैं, the factors of each character segregate, that means separate, okay, separate during gametes formation, show that each gamete receives only one factor for each character is always pure. It is called the law of segregation. मैं आपको इसी एग्जाम्पल में
ओके, यहाँ पे नीचे मैं लिखती हूँ, हम लोग सेम टॉल एंड ड्वार्फ का ही लेंगे। ओके, अगर हम लोग एक होमोजाइगस नहीं, हेट्रोजाइगस कंडीशन में लें। ओके, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि ये दोनों जो ट्रेट हैं वो कभी आपस में मर्ज नहीं होंगे, नहीं मिलेंगे, दोनों हमेशा अलग अलग ही रहेंगे। कब? गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम में। अगर हम लोग इसको गैमेट्स इसका हम लोग निकालें अलग अलग, तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम लोग, चलिए इसको हम लोग होमोजाइगस कंडीशन में भी लें, ये एक ही जीन के दो एलील हैं और हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग दो ट्रेट भी निकालेंगे इसका, सॉरी दो कैरेक्टर भी अगर हम लोग निकालेंगे तो ऐसे कैपिटल टी ही निकालेंगे, तो इसलिए हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे गैमेट्स अगर हम निकालें तो कैपिटल टी। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही मेंडल का कहना था कि जो भी एलील्स हैं, ट्रेट्स हैं एक जीन के अंदर, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम वो अलग अलग ही रहते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये हो गया कि ऑफस्प्रिंग में वही कैरेक्टर्स शो करेंगे जो डोमिनेंट होगा, और रेसेसिव भी अगर होमोजाइगस कंडीशन में हो जहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट ना हो, तभी वो अपने आप को शो करेगा। एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कोई भी एलील्स जो हैं, जितने भी कैरेक्टर हैं, वो कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं, वो हमेशा अलग अलग ही रहते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम हम देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग हो गए हैं। सो नेक्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसे हम लोग आगे कुछ टॉपिक्स है उसको डील कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसे देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है ये देखते हैं। द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ टू प्योर पेरेंट्स एज एन intermediate condition or fine mixture in the F1 hybrids is known as incomplete dominance. हम लोग अगर डोमिनेंट बोले तो इसका सिंपली मतलब निकालते हैं कि जो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करे, है ना। लेकिन अगर इसमें हम लोग इनकम्प्लीट जोड़ दें तो हम लोग इस वर्ड से ही हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस दैट मीन्स कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, वो इनकम्प्लीट सा है। सो इसे भी हम एक एग्जाम्पल्स के थ्रू ही देखते हैं। सपोज हमारे पास एक रेड फ्लावर है और एक वाइट फ्लावर। ओके, रेड फ्लावर को हमने ले लिया है कैपिटल आर, और जो वाइट फ्लावर है वो रेसेसिव है लेकिन होमोजाइगस कंडीशन में है, इसलिए वो अपने आप को शो कर रहा है। ये वाइट फ्लावर स्मॉल आर, ये है पेरेंट। ओके, इसका गैमेट्स हमने निकाला है स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, गैमेट्स जब एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज हो गए, मतलब मिल गए, फिर F1 जनरेशन में ऑफस्प्रिंग में कौन सा कलर दिखना चाहिए था? हम लोग अब तक जहाँ तक देखे हैं कि अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टॉल है ये डॉर्फ है, और इसमें कैपिटल टी होगा और इसमें स्मॉल टी, और जो आता है उसे हम लोग टॉल बोलते हैं। दैट मीन्स जो रेसेसिव वन होते हैं। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रेसेसिव वन आर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि जो F1 जनरेशन आएगा वो रेड फ्लावर होगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही कंडीशन आ जा रहा है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि और कंडीशन क्या है, पिंक फ्लावर, मतलब वो एक मिक्सचर है। अगर रेड एंड वाइट को मिलाया जाए तो कुछ पिंकिश टाइप का कलर आएगा। ओके, सो जो F1 जनरेशन है वहाँ पे पिंक फ्लावर आ जाएंगे, और यही होगा आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। वो जो पेरेंट्स के जो कलर्स हैं वो अपने आप को फुल्ली तरह एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ना रेड शो हो रहा है ना वाइट शो हो रहा है, वो इंटरमीडिएट कंडीशन में है, एक फाइन मिक्सचर कंडीशन में है। ओके, देन उसको हम लोग सेल्फिंग कराएंगे F2 जनरेशन निकालने के लिए। F1 जनरेशन में तो ये पिंक कलर आ गया, एंड F2 जनरेशन अगर हम निकालें तो हम यहाँ देखेंगे सेल्फिंग कराने के बाद पिंक कलर फ्लावर एंड पिंक कलर फ्लावर, हम लोग इसके गैमेट्स को पनेट स्क्वायर में निकाल लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर,
कैपिटल आर स्मॉल आर, एंड इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। मैं पहले भी बोली हूँ कि यहाँ पर हम लोग पहले स्मॉल आर और कैपिटल आर क्यों नहीं लिखते हैं। वो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि जो भी रेसेसिव वन है वो अपने आप को शो करते हैं और वो कैपिटल में लिखे जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको आगे में लिखते हैं। ओके, हमारे पास रिजल्ट में क्या आया, एक कैपिटल आर, एक दो हमारे पास आया है, एक कैपिटल आर स्मॉल आर और एक आया है रिसेसिव वन स्मॉल आर। एक रेड कलर फ्लावर, दो पिंक कलर फ्लावर एंड वाइट कलर फ्लावर। तो सिंपली है इन कंप्लीट डोमिनेंस वो कंडीशन शो करता है जिसमें F1 जनरेशन जो है अपने पेरेंट्स के बिल्कुल इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में तो नहीं शो होता है, लेकिन वो अपने आप को कहीं ना कहीं आगे जाकर F2 जनरेशन में शो करते हैं। ओके, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है F1 जनरेशन में शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनके कैरेक्टर्स आगे चलकर किसी ना किसी जनरेशन में अपने आप को शो करते हैं, और वो हम देखेंगे यहाँ पे F2 जनरेशन में। F2 जनरेशन में देख सकते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को शो कर रहे हैं, रेड फ्लावर वाइट फ्लावर। ओके, एंड इस तरह के जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे फ्लावर्स ऑफ स्नैपड्रैगन। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेसिस पे। नेक्स्ट इज कोडोमिनेंस। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम फिर से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर मल्टीपल एलिलिज्म में, ठीक है। उसके बाद कोडोमिनेंस आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब क्या है, मल्टीपल का मतलब समझ में आ रहा है एक से ज़्यादा, है ना। एलिलिज्म मीन्स एलील, मतलब एक से ज़्यादा एलील। ओके, सो एक से ज़्यादा एलील, एक्चुअली हम लोग देखते हैं एलील्स तो हमेशा दो होते हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो से ज़्यादा एलील्स, है ना। हम लोग देखें अब तक कि जीन्स में जो भी है एलील्स प्रेजेंट वो हमेशा दो ही एलील्स प्रेजेंट है ना। यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल एलीलिज्म क्या है, मोर देन टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स एलील्स of a gene in a population occupying the same locus on a chromosome or its homology are known as multiple allelism. ओके, मल्टीपल एलील। सो सिंपल है कि हम लोग अब तक देखे हैं कि जीन में दो एलील्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जहाँ पर एक जीन में दो एलील से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे मल्टीपल एलील। ओके, इसका एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल है। ओके, different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood groups are controlling by gene I. The gene I has three alleles, okay, that is IA, IB, IO. So example में हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो क्या है, हमारे पास मल्टीपल एलील हम लोग बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स हम वैसे कैरेक्टर को लेते हैं जिस जीन में दो से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हो, और उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्लड सेल। ओके, जैसे हम लोग हाइट के लिए बोलते हैं कि जो जीन एच है वो हाइट के लिए एलील्स कैरी करता है, और वो एलील होते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी। ये करेगा टॉल को शो और ये करेगा डॉर्फ को शो। ओके, तो उसी तरह से हमने मान लिया कि एक जीन आई है जो जो एलील को कैरी करता है डिफरेंट एलील्स को, ठीक है। वो ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जीन है, जीन आई, ठीक है। हम जानते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के। ए, अभी यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव
ये नहीं देख रहे हैं, ओनली बस अल्फ़ाबेट। ओके, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप एंड ए बी ग्रुप। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं देखेंगे। इसमें अगर देखा जाए तो जो जीन आई ए और जीन आई बी है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट हमारा क्या हो गया, इसे हम लोग लिख सकते हैं आई ए, ये जीन है और ये उसका एलील है, कैरी किया है उसने, एंड आई बी ये डोमिनेंट है। और जो रेसेसिव होता है ना, जो रेसेसिव होगा वो है आई ओ। ओके, आई ओ ऐसा क्यों है कि ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है? क्योंकि आई ए और आई बी, जो ए और बी एलील्स हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसी सरफेस एंटीजन शुगर पॉलीमर। ओके, सिंपली ये याद रखिएगा कि जो आई ए एलील है और आई बी एलील है, ये प्रोड्यूस करते हैं एंटीजन शुगर पॉलीमर, और इसके वजह से ये डोमिनेंट होते हैं। और वही एंटीजन शुगर पॉलीमर ये ओ वाला एलील जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, और इसलिए वो रेसेसिव होता है। ओके, मतलब हम लोग यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि जो जीन आई है उसके पास 2 से भी ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हो सकते हैं। एक एग्जांपल अगर हम देखें कि एक फादर है, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, दैट मीन्स ए। ओके, ए ले लीजिए, ए है, फादर के पास ब्लड ग्रुप ए है, तो हम लोग इसके अंदर ब्लड ग्रुप ए है, आई ब्लड के लिए हम लोग आई जीन प्रेजेंट करते हैं, तो डैट मीन्स उसके पास उसके आई जीन में भी एलील्स होंगे, है ना। तो आई जीन में ए डोमिनेंट है, क्योंकि ए डोमिनेंट है क्योंकि फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। ठीक है, तो फादर के जो ब्लड ग्रुप है उसके जीन्स को हम लोग जीन्स के एलील्स को अगर हम लोग लें, तो अगर सपोज फादर का ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आई ए आई ओ। ठीक है, तो ओ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ओ रेसेसिव है और आई ए जो है डोमिनेंट है, तो हो सकता है इस वजह से फादर का जो ब्लड है वो ए पॉजिटिव आया है। एंड यहाँ पे मदर का अगर लिया जाए सपोज बी, तो आई बी आई ओ। अब अगर इसको हम लोग पनेट स्क्वायर में इसके जो जीन्स हैं उसको हम अलग अलग लिखें, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, तो यहाँ पे कौन कौन से ब्लड ग्रुप फॉर्म हो सकते हैं, आई ए आई बी, आई ए आई ओ, और क्योंकि आई ओ रेसेसिव है तो वो बाद में लिखा जाएगा आई बी आई ओ, और यहाँ पे आई ओ। सो जो ऑफस्प्रिंग इसके जो होंगे उसके ऑफस्प्रिंग में चांसेस जो है सारे ब्लड ग्रुप का 25% हो सकता है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप बन रहा है ए बी, यहाँ ब्लड ग्रुप बन रहा है ए, यहाँ बी, एंड क्योंकि ये आई ओ रेसेसिव है और ये होमोजाइगस कंडीशन में है, दोनों एलील्स देख सकते हैं सेम है, तो ओ भी हो सकता है उस ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप। ओके, आई होप मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाने का कोशिश किया है। सिंपली देखा जाए तो मल्टीपल एलिलिज्म वो टर्म है जिसमें एक जीन में 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट हो, तो उससे हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, मैंने अभी बोला था कि कोडोमिनेंस हम लोग मल्टीपल एलिलिज्म के बाद देखेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि कोडोमिनेंस है क्या। When the two alleles neither show dominant recessive relationship nor show intermediate condition, but both of them express themselves simultaneously, then the condition is known as codominance. So
यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग इनकम्प्लीट में हम लोगों ने क्या देखा था कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो F1 जनरेशन में शो ही नहीं हो रहे हैं, वो इंटरमीडिएट कंडीशन में चले गए हैं, लेकिन वो आगे चलकर अपने आप को कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं। लेकिन को डोमिनेंस में क्या हो जा रहा है कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को दोनों जो दो एलील्स हैं वो दोनों ही एलील्स अपने आप को शो कर रहे हैं। लाइक हमने यहाँ पे अभी बोला ए बी, हम लोग यहाँ पे ए बी देख सकते हैं, ब्लड ग्रुप का ही इसमें एक एग्जांपल हो सकता है कोडोमिनेंस का। ओके, ए बी ब्लड ग्रुप बना है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि ए और बी दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों ही अपने आप को क्यों शो कर रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ये वाला क्यों नहीं आया, ये वाला क्यों नहीं आया, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ए और बी है, ब्लड ग्रुप में जो जीन्स के जो एलील्स हैं दोनों ही डोमिनेंट वाले जो हैं दोनों ही अपने आप को शो करते हैं। ऐसा नहीं है कि ए आया तो ए केवल शो कर रहा है, बी नहीं शो कर रहा है, ए और बी दोनों अपने आप को शो कर रहे हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी बोला कि वो आरबीसी सरफेस एंटीजन शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस करते हैं, और ओ जो है वो अपने वो एंटीजन शुगर पॉलीमर प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए वो अपने आप को शो नहीं करते हैं। वो केवल रिसेसिव कंडीशन में, जब होमोजाइगस कंडीशन में रहेंगे तब अपने आप को शो करेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस समझ में आया हो। अगर देखा जाए तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसमें पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं F1 जनरेशन में नहीं दिखते हैं, लेकिन आगे चलकर अपने आप को वो कहीं ना कहीं पर अपने आप को शो करते हैं। और को डोमिनेंस में क्या हो जा रहा है कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें जो दोनों के जो कैरेक्टर्स है वो दोनों ही अपने आप को शो करते हैं, और ये अप्लाई होता है आपके ब्लड ग्रुप वाले कंडीशन में। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इस, यहाँ पे मैंने डिफरेंस बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। मैं आपको एक लिंक दे दूँगी PDF में डाउनलोड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉसेस। हम लोग अभी अब मेनली यहाँ देखते हैं कि जो क्रॉस मेंडल ने किया था, ठीक है, वो क्या थे। फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? व्हेन अ क्रॉस इन मेड बिटवीन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो ही का मतलब हो रहा है कि एक, है ना। तो किसी भी पेरेंट का या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, उसका कोई एक कैरेक्टर को लेकर उसमें क्रॉस कराया जा रहा है। लाइक एक कैरेक्टर मतलब हो सकता है उसके ऊंचाई को लेकर किया जाए, लेंथ हाइट को लेकर किया जाए, उसके कलर को लेकर किया जाए, अलग अलग। ठीक है, कोई एक कैरेक्टर को लेकर एक क्रॉस किया जाए तो उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, दैट इज क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी, दैट मीन्स टॉल एंड dwarf. It is also called one gene inheritance. ठीक है, एग्जाम में अगर वन जीन इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करने को आए तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड वन जीन इनहेरिटेंस सेम ही है, जिसमें पेरेंट्स के एक कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर को लेकर उसको क्रॉस कराया जाए तो उसे बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ओके, एग्जाम्पल में हम यहाँ पे देखते हैं कि मेंडल ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा। पेरेंट्स के तौर पे उन्होंने लिया होमोजाइगस कंडीशन में टॉल एंड डॉर्फ। सो टॉल एंड डॉर्फ पेरेंट लेने के बाद उन्होंने क्या किया, गैमेट्स अलग किए। मैं यहाँ पे इजीली इसलिए मैंने ऐसे लिखा है क्योंकि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस एग्जाम्पल को। उन्होंने क्या किया, टॉल एंड डॉर्फ कंडीशन के पेरेंट्स को उन्होंने लिया और उनके गैमेट्स निकाले। गैमेट्स निकालने के बाद जो ऑफस्प्रिंग बना है F1 जनरेशन, वो क्या आया है, टॉल। ओके, ये हेट्रोजाइगस टॉल, क्योंकि T इज डोमिनेंट। उसके बाद उन्होंने क्या किया, से F1 जनरेशन के लिए F2 जनरेशन के लिए उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग उन्हें मिला था उसी को उन्होंने उसी के साथ सेल्फिंग करा दिया। ठीक है, कैपिटल T स्मॉल टी, कैपिटल T स्मॉल टी।
सो रिजल्ट में क्या फाउंड हुआ है, 3 टॉल एंड 1 डॉर्फ। ओके, तो हम लोग फिनोटिपिकली बोला जाए तो हम यहाँ कह सकते हैं 1 2 3, 3:1। फिनोटिपिकली उसका अगर रेशियो निकाला जाए तो 3:1 बोल सकते हैं, 3 टॉल 1 डॉर्फ। लेकिन अगर जीनोटिपिकली रेशियो निकाला जाए, मैंने लास्ट की वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीनोटाइप है क्या, जब हम लोग एलील्स को देखते हुए उसके रिजल्ट को बताते हैं। तो हम यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो कैसे निकालेंगे, मैंने यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग आए हैं मैंने यहाँ पे पूरा लिखा है। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कैपिटल टी मतलब एक प्योर टॉल है, प्योर टॉल, और कैपिटल स्मॉल टी दो हमारे आए थे, ये हाइब्रिड टॉल है, और स्मॉल टी एक प्योर डॉर्फ है। ठीक है, एक प्योर डॉर्फ है, शॉर्ट है। तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया हो। प्रोसीजर में वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बोला है कि उन्होंने एक होमोजाइगस कंडीशन के एक प्योर टॉल एंड डॉर्फ को लिया, उसके गैमेट्स को निकाला, और जो रिजल्ट था वो उन्हें मिला टॉल प्लांट। ओके, उसको उन्होंने सेल्फिंग कराया, और सेल्फिंग कराने के पास उन्हें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था प्लांट का वो था 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, व्हेन आर्टिफिशियल क्रॉसिंग टेक्स प्लेस बिटवीन टू सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स इज नॉन एज डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या था कि जिसमें किसी पेरेंट्स के भी लेकर एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉस किया जा रहा था, एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस में क्या रहा है, दो कैरेक्टर को कैसे करेंगे, लाइक हाइट को ले लिया तो हाइट के साथ में उसके कलर को ले लेंगे, या फिर सीड के शेप को उन्होंने लिया तो सीड का कलर भी उन्होंने ले लिया। तो दो अलग अलग ट्रेट्स को उन्होंने एक साथ क्रॉस कराया, तो क्या हुआ, ओके, द टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर chosen by Mendel were seed color and seed shape. So मेंडल ने दो कैरेक्टर्स कौन कौन से लिए थे, उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने क्या लिया, सीड कलर को लिया और सीड के शेप को लिया। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड होमोजाइगस प्लांट्स विच वर राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। ठीक है, उन्होंने दो कैरेक्टर्स को एक साथ उन्होंने क्रॉस कराया था, दो कैरेक्टर उन्होंने एक लिया है राउंड, और उसका कलर कैसा था, येलो। ओके, सीड का शेप था राउंड और येलो, ये हो गया आपका दो कैरेक्टर का एक पेयर बना दिया उन्होंने, और दूसरा पेयर उन्होंने बनाया दो कैरेक्टर का जो शेप था रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी एक स्टेप वाइज देखते हैं क्या उन्होंने किया था। हमने अभी पढ़ा कि उन्होंने लिया था राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। जो ये राउंड और येलो थे ये सब डोमिनेंट थे, और रिंकल ग्रीन रिसेसिव, लेकिन ये होमोजाइगस कंडीशन में इसलिए आप अपने आप को शो कर रहे हैं, तो उन्होंने वो ये वाला कैरेक्टर लिया। ओके, इसका सिंबल आप देख लीजिए कि उन्होंने क्या लिया था, कैपिटल आर कैपिटल राउंड के लिए, कैपिटल कैपिटल वाई येलो के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, दोनों में क्रॉसिंग कराई। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने क्या लिया होगा, हम लोग यहाँ पे कॉमन अगर निकाल लें कैपिटल आर वाई, ठीक है, और यहाँ पे अगर बोला जाए तो हम लोग ले सकते हैं स्मॉल आर और कॉमन निकाल लेंगे स्मॉल वाई। अगर हम लोग इन दोनों को आपस में फिर एक ऑफस्प्रिंग बनाने जाएंगे F1 जनरेशन के लिए, तो ऑब्वियसली जो शेप वाले हैं, शेप वाले कैरेक्टर एक साथ आ जाएंगे, और जो कलर वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे। तो एक साथ आने के बाद हमारे पास क्या हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आई। कैपिटल आर किसके लिए है, राउंड, एंड कैपिटल वाई येलो। तो जो रिजल्ट आया हमारे पास वो था F1 जनरेशन में राउंड येलो। F2 जनरेशन के लिए मेंडल ने क्या किया था, उन्होंने जो भी ऑफस्प्रिंग F1 जनरेशन में आए थे उसको उन्होंने सेल्फिंग कराया था। तो सेल्फिंग कराने के बाद क्या रिजल्ट आता है वो हम देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि
पनेट स्क्वायर पे उन्होंने पहले हम ये वाले पेरेंट्स को लेंगे, ठीक है। इसे तो हम अब F2 जनरेशन के लिए अब तो हम लोग इसे पेरेंट्स ही मानेंगे, ओके। तो एक पेरेंट्स को उठाकर हम लोग उसके गैमेट्स निकालते हैं। यहाँ पे गैमेट्स निकालने के लिए मैंने क्या किया, कैपिटल R स्मॉल r यहाँ लिखा, कैपिटल Y एंड स्मॉल y यहाँ। आप चाहे तो कैपिटल R यहाँ और स्मॉल r यहाँ लिख सकते हैं, कैपिटल Y यहाँ और स्मॉल y यहाँ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हमने इसके जो ऑफस्प्रिंग आ सकते हैं, जो गैमेट्स बनेंगे वो हमने निकाले हैं गैमेट्स, ओके। कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y एंड कैपिटल R स्मॉल y। यहाँ पे स्मॉल r पहले मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग ये दोनों ही जो कैरेक्टर्स हैं वो अलग अलग के लिए हैं। एक जो ये है व्रिंकल्ड के लिए, ये कलर येलो कलर के लिए, इसलिए ये आगे पीछे भी लिखा हुआ है, ओके। डजेंट मैटर, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पेरेंट्स सेम है तो दोनों के गैमेट्स भी सेम ही निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने गैमेट्स निकाला हुआ है सब टोटल यहाँ पे, ठीक है। एक पेरेंट से ये गैमेट्स निकले, दूसरे पेरेंट से ये गैमेट्स निकले, दोनों सेम है। इसका जो पनेट स्क्वायर है ये थोड़ा सा काफ़ी उलझा हुआ है, थोड़ा सा इसको क्लियरली आप खुद से भी घर पे करके देखिएगा तो आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इसका जो पनेट स्क्वायर है वो थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे जितने भी गैमेट्स हैं उसको मैंने एक रेक में लिखा है और दूसरे पेरेंट्स के गैमेट्स को एक रेक में, ठीक है, रो बोल सकते हैं, एक एक रो में मैंने उसको लिखा है। अब इसको हम लोग आपस में एक साथ मिलाकर जितने भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे इन दोनों गैमेट्स को मिलाया जाए तो कैपिटल R बनेगा और कैपिटल Y। इन दोनों को मिलाकर देखा जाएगा तो कैपिटल R स्मॉल y और कैपिटल Y, ठीक है। उसी तरह से आगे अगर देखा जाए तो कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आई होप कि आप इसे अपने घर पर एक बार करके देखिए तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल करने के बाद उनके पास जो फिनोटिपिक रेशियो था कि उनके पास कैसा रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, तो उनके पास जो रेशियो आया फिनोटिपिक रेशियो वो है 9:3:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1। एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है वो काफ़ी लेंदी है, 1:2:1:2:4:2:1:2:1, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो होते हैं फिनोटिपिक रेशियो, क्योंकि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो काफ़ी बड़ा है तो उसके बारे में नहीं पूछा जाता है। जो पूछा जाता है आपको फिनोटिपिक रेशियो के बारे में पूछा जाता है। तो आप सिंपली याद रखिएगा ये रेशियो, ठीक है, कि डाईहाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो है वो कितना है, तो वो है 9:3:3:1, ओके। मैंने यहाँ पर एक लो जो है मैंने छोड़ दिया था, हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा रिलेट था वो डाईहाइब्रिड क्रॉस से, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं बताया। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, ठीक है, पढ़ते हैं इसे। This law states that the alleles of different characters located in different pairs of homologous characters are independent of one another in their segregation during gamete formation and in coming together into the offsprings by fertilization, both processes occurring randomly, okay। So अगर हम लोग देखें एग्जाम्पल, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अभी हमने डाईहाइब्रिड क्रॉस जब देखा, जब दो कैरेक्टर्स के पेयर्स में क्रॉस हो रहे थे, तो हम लोग उसी को यहाँ पे एग्जांपल लेकर देखते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या लिया था, मेंडल ने राउंड येलो, है ना, और उनको उसको क्रॉस कराया था रिंकल्ड ग्रीन के साथ।
इसका सिंबल हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और इसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ठीक है। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है ये देखिए। हम लोग क्या करते हैं इसमें से, तो हम लोगों ने क्या किया था, कॉमन निकाल लिया था, है ना, क्योंकि सेम ही है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसको हम लोग आगे भी बना ही लेते हैं। इसके रिजल्ट में क्या आया था, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दैट मीन्स राउंड येलो इसके रिजल्ट में आया था F1 जनरेशन में। और ये है गैमेट्स और ये है हमारा पेरेंट। ठीक है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोलता है कि जो पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम में एक दूसरे से सेग्रीगेट रहते हैं, सेपरेट रहते हैं। ये हम लोग पहले भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा है कुछ देर पहले, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें दो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर्स हैं, तो ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो आर है ये तो राउंड के लिए लिया गया था, शेप के लिए, और ये जो येलो है ये तो कलर के लिए लिया गया था। यहाँ पर भी ये शेप के लिए और ये कलर के लिए, है ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो राउंड वाला जो कैरेक्टर है और जो येलो वाला कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर्स जो हैं एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है ना। एक दूसरे के बिना वो रह सकते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। इस आर को इस आर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये अकेले ये कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई के साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे भी ये जो स्मॉल आर है स्मॉल वाई के साथ प्रेजेंट है। यहाँ पे इससे किसी पर भी डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। यही था उनका मेंडल का कहना कि जो भी पेरेंट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम अलग तो होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी नहीं होते हैं, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन आगे जाकर F1 जनरेशन में, मैं अभी यहाँ पे पढ़ी हूँ, F1 जनरेशन में जब वो आगे जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ, यहाँ पे देखिए, एंड इन कमिंग टुगेदर, है ना, एक साथ आ जाते हैं। कब? ऑफस्प्रिंग जब बनता है तब। ठीक है, ये ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर के साथ आ जा रहा है, टुगेदर हो जा रहा है, और ये जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई के साथ। ठीक है। एक बार फिर से मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट जो है उसके बारे में मैं कह देना चाहती हूँ कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, डैट मीन्स वो अपने आप पेरेंट्स के कोई भी कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में जाकर वही कैरेक्टर्स जाके शो करते हैं जो डोमिनेंट होते हैं, और रिसेसिव वाले तभी दिखते हैं जब डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ओके। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का का मतलब क्या होता है कि जो भी गैमेट्स हैं वो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम आपस में मिक्सअप नहीं होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है। चाहे हम कैपिटल टी स्मॉल टी भी लेते हैं तो वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, एक दूसरे से वो मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब हो गया कि वो मतलब हो गया कि कोई भी पेरेंट्स के कैरेक्टर जो हैं गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम बिल्कुल इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, मिक्सअप नहीं होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग में बनने के बाद वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, सॉरी वो मर्ज नहीं होते हैं, वो मिलते नहीं है कभी भी, एक साथ वो अपने आप को शो करते हैं। ठीक है। जैसे कैपिटल आर आ जा रहा है आपका स्मॉल आर के साथ, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। ठीक है। अब हम नेक्स्ट हम देखेंगे बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। ठीक है। अगर बैक क्रॉस क्या है हम पहले ये देखते हैं कि बैक क्रॉस क्या है। ठीक है। व्हेन F1 hybrid is crossed in any parent is called it is called back cross. Okay. It is used to improve the breed. सिंपली मैं एक डायग्राम दिखाकर आपको ये बता देना चाहती हूँ बैक क्रॉस क्या है। लाइक अगर हम लोग ये होमोजाइगस कंडीशन वाला टॉल ले रहे हैं
और डॉर्फ ले रहे हैं, ये हमारा क्या बन गया, ऑफस्प्रिंग। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी इस ऑफस्प्रिंग को F1 जनरेशन को, अगर हम F1 जनरेशन को इससे मिलाएं कैपिटल टी से, तो ये कहलाता है आउटक्रॉस। और इसी को अगर हम लोग स्मॉल टी मतलब रेसेसिव वन से मिलाएं तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी अननोन ऑफस्प्रिंग के बारे में जानना होता है तो हम लोग उसको रेसेसिव वन से क्रॉस करते हैं, है ना। तो ये हमने पेरेंट लिया, पेरेंट के जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग को अगर हम लोग डोमिनेंट वन से क्रॉस कराते हैं तो उस क्रॉस को बोलते हैं आउट क्रॉस। और रेसेसिव वन से क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन को रेसेसिव वन से करते हैं तो वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। और यही जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है इसे हम बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। कि F1 जनरेशन को जब हम लोग पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो होता है बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस टू टाइप्स का है, आउट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। जब F1 जनरेशन को डोमिनेंट वाले पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो होता है आउट क्रॉस। और जब F1 जनरेशन को रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो होता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट हम देखेंगे रेसिप्रोकल क्रॉस। इट इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज डन टू टेस्ट द रोल ऑफ sex of parents in crossing. The result was found that if sex of parent is interchanged, there will not be any change in the inheritance pattern. It doesn't affect the genotype or phenotype of an organism. ओके, सो रेसिप्रोकल क्रॉस में अगर हम इजीली समझें कि वो है क्या, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ सेक्स ऑफ पेरेंट इज रिवर्स्ड। ओके, इसमें जो पेरेंट्स का जो सेक्स है वो रिवर्स्ड हो जाता है, उसको हम लोग एक तरह से समझें अगर, तो सपोज अगर दो क्रॉस करा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक बार ये क्रॉस कराए हम लोग तो ये जो टॉल प्लांट लिया है हमने वो मेल से लिया है और ये जो है वो हमने लिया है फीमेल से। सेकंड जो हम करा रहे हैं टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट में ही कर रहे हैं, लेकिन ये जो टॉल प्लांट है ये फीमेल का है और ये जो डॉर्फ प्लांट है वो मेल का। कुछ डिफरेंस पता चल रहा है आपको इसमें कि वैसे क्रॉस जिसमें एक प्लांट का हमने पहले टॉल लिया, वो भी किसका, मेल वाले का टॉल लिया और फीमेल वाले का डॉर्फ लिया, और दूसरी बार हम लोग उसी प्लांट के जो फीमेल है उसका हमने टॉल लिया और इस वाले प्लांट में जो डॉर्फ था उसको हमने डॉर्फ लिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस तो पता चल रहा होगा देखकर ही बिल्कुल, कि एक बार टॉल एंड डॉर्फ लिया गया, लेकिन टॉल जो है वो मेल का लिया गया और डॉर्फ जो है वो फीमेल का। दूसरे टेस्ट में टॉल एंड डॉर्फ ही लिया गया, लेकिन टॉल है वो फीमेल का लिया गया और डॉर्फ मेल का लिया गया, ठीक है। यही होता है आपका रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। ये क्यों किया जाता है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं कि एक बार मेल का टॉल लिए, एक बार फीमेल का टॉल लिए, एक बार फीमेल का डॉर्फ लिए और एक बार मेल का डॉर्फ लिए, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इट जस्ट बिकॉज कि कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें मदर से भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं, है ना। तो ये हेल्प करता है, ओके। इट हेल्प्स टू इवेलुएट, है ना, इवेलुएट मैटरनल इनहेरिटेंस, कि जो मदर्स की तरफ से है वो मदर्स से कौन से इनहेरिटेंस और कैरेक्टर्स जो हैं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या फिर साइटोप्लाज्मिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस हेल्प करता है डिटरमाइन करने में, इवेलुएट करने में कि मैटरनल इनहेरिटेंस कौन कौन से हैं, ओके। सो आई होप कि ये बैक क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ज़्यादा इसमें कुछ डिफ़िकल्ट टर्म नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको क्लियर
हो गए हों। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक, सो आप उसमें मुझे कमेंट बॉक्स पर अपने प्रॉब्लम्स लिखकर पूछ सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।